सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरेटर से कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से उसे पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं हमारी न्यू पाइथन की फ़ाइल। और इस फाइल का नाम मैं यहाँ फ़िलहाल रखने वाला हूँ tut38.py। आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका कोई कंपल्शन नहीं है। और मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। अब आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोगों को जनरेटर्स के बारे में बताने वाला था, बट मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हमें एक जनरेटर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ंक्शन का यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग एक फ़ंक्शन के थ्रू ही एक जनरेटर को क्रिएट कर सकते हैं। बट फंक्शन को क्रिएट करने से पहले या जनरेटर को क्रिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पे इस बात को जान लेते हैं कि हम लोग जनरेटर क्रिएट कर ही क्यों रहे हैं, आखिर हमें उसकी क्या ज़रूरत है। जनरेटर्स का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं बिकॉज अगर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग इटरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं या इटरेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं देखिए तो देख लो, कोई इशू नहीं है उसमें, या बाद में देख लेना। तो हम लोग वहाँ इटरेटर्स का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें एक एक करके किसी भी एक वैल्यू को फेच करना है, एक एक करके किसी भी एक वैल्यू को रीड करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इटरेटर्स का यूज़ करते हैं। बट फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर हमारे पास 1000, 150 या 1.5 लाख कोई डेटा है किसी एक डेटाबेस के अंदर और वहाँ से हमें उसे फेच करना है सभी डेटा को एक साथ, तो हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसे टाइम पे तो हम लोग कोई एक लिस्ट या इटरेटर क्रिएट नहीं कर सकते, और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग उसके लिए कोई अलग से बहुत बड़े बड़े फंक्शंस लिखे जाके। तो उसी चीज़ के लिए पाइथन ने हमारे लिए एक और रास्ता खोल के रखा है साइड में, जो कि है जनरेटर्स का। उसने कह दिया कि यार अगर आप लोगों को इटरेटर्स का ही यूज़ करना है, बट आप लोग उसके लिए कोई और क्लास या फंक्शन अलग से क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग जनरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ जनरेटर्स और इटरेटर्स में क्या डिफरेंस निकल के आता है? डिफरेंस ये निकल के आता है कि हम लोगों को अगर कोई इटरेटर क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें एक इटरेबल की ज़रूरत होती है, बट यहाँ आपको इटरेबल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इटरेबल नहीं है तो उसके बाद भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो एक जनरेटर, ओके। बट अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक सवाल आ रहा होगा कि यार क्या हम लोग ये चीज़ फॉर लूप के थ्रू नहीं कर सकते? तो मेरा जवाब है आप बिल्कुल कर सकते हो फॉर लूप के थ्रू इस चीज़ को, बट आप लोगों को इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए 1000 एलिमेंट या 1500 एलिमेंट या 1.5 लाख एलिमेंट, और अगर मैं चाहूँ कि मैं फॉर लूप से उसे एक्सेस कर लूँ एक लिस्ट क्रिएट करके, और अगर मैंने कर भी लिया फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो उससे होगा क्या? अभी तो खैर मेरे पास एक ढंग का पीसी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फॉर एग्जांपल आप मान के चलो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा पीसी नहीं मिला, आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो एक 2 GB रैम वाला कोर टू डू प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है, या आप किसी स्कूल में अभी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोग ये चीज़ जानते हो कि हम लोगों को हो सकता है कि एक ढंग का पीसी ना मिले। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी फॉर लूप को नहीं चलाएंगे अगर हमारे पास बड़ा डेटा है तो, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसे चलाया तो ये हमारे मेमोरी के बैकग्राउंड में रहेगा, हमारी रैम को पूरी तरीके से भर देगा। और रैम को भरने की वजह से क्या होगा, ये बात हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा पीसी लैग करने लगेगा, वहीं हैंग हो जाएगा, या फिर जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि वो अटकने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो अटके ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो भैया चलो अब जनरेटर को क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से और देख लेते हैं कि हम लोग इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूँगा GEN नाम का, और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँगा n, या आप चाहो तो कोई भी एक नंबर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करना है हम लोग यहाँ अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। पूरी तरीके से देखना इस बात को, नहीं तो बोलोगे यार फॉर लूप के लिए मना किया, आप खुद ही फॉर लूप चला रहा है। तो अभी इसे ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर i इन रेंज, और अगर मैं यहाँ रेंज के अंदर डाल दूँ a, ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ और मैं यहाँ पे करूँ रिटर्न i, ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा, इससे हम लोगों का एक एलिमेंट आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिटर्न जो है वो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट देता है, और एक एलिमेंट देने के बाद फिर वो फंक्शन को पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न का तो यूज़ कर नहीं सकते, और अगर प्रिंट का यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसोल में ही प्रिंट करके देगा। तो अब ऐसे टाइम पे हम लोग करें क्या? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है हमारा यील्ड कीवर्ड। अब यील्ड कीवर्ड का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ यील्ड लिख दूंगा, और यील्ड लिखने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस नीचे आ जाना है और हमारा जनरेटर को क्रिएट करना है। यहाँ पे लिख दूंगा GEN, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक जनरेटर क्रिएट हो जाएगा। किस तरीके से क्रिएट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे GEN, और GEN लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक कोई भी नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया है, ये बाइनरी नहीं है, आप सोच रहे हो कि बाइनरी होगा तो यार थोड़ा तो नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया इस तरीके से।
अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस यील्ड कीवर्ड के बारे में। अब ये यील्ड कीवर्ड का क्या मतलब है, आप लोगों को याद होगा हम लोग जब भी रिटर्न का यूज करते हैं तो रिटर्न का क्या काम होता है, रिटर्न एक एलिमेंट को रिटर्न करके दे देता है हमें और उसके साथ ही साथ वो फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। बट ईल्ड ये काम नहीं करता। ईल्ड का क्या काम है, वो यहाँ पे हमें नंबर तो रिटर्न करके देगा ही, बट उसके साथ ही साथ वो यहाँ पे फंक्शन को टर्मिनेट बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊं इस जेन को, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने एक जनरेटर क्रिएट किया है। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं और अब करूं, अगर मैं यहाँ पे इसे रन, तो आप देख सकते हो जनरेटर ऑब्जेक्ट जेन एट दिस। सो अब हमारा जनरेटर तो यहाँ पे हो गया है क्रिएट। बट अगर अब हमें इसे एक्सेस करना है, इसके कुछ एलिमेंट्स को या नंबर्स को, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है जेन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट यूज़ कर रहे थे हमारे इटरेटर में, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट लिखना है और अब कर देंगे हम इसे रन। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ यही चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो पुराना मेथड था हमारा नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना, उसे भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे कर लूँ कॉपी और नीचे करके पेस्ट कर दूँ, और अगर मैं यहाँ इसे इस तरीके से न लिखते हुए नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करूँ पैरेंथेसिस के साथ, तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रन कर देते हैं अब हम इसे, तो आप देख सकते हो 0 1 मिल चुका है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इसे यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, और 5 तक हम लोग कर देंगे। ठीक है, अगर रन करूँगा वापस मुझे यही मिलने वाला है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज हमारा जो रेंज फंक्शन है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0। उसके लिए हमें इसे यहाँ चेंज करना होगा। मैं इसे कर देता हूँ 1, और अब करूँ अगर मैं इसे रन, तो आप देख सकते हो 1, 2 हम लोग को यहाँ मिल चुका है। और सॉरी 1 और 2 हमें यहाँ मिल चुका है, कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ, 1 और 2 हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। इस तरीके से काम करता है हमारा जनरेटर। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे आ रहा है, मैं एक बार आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी भी एक डेटाबेस में से किसी भी डेटा को फेच कर रहे हो, तो वहाँ आप लोग जनरेटर का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लोगों का डेटा ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जनरेटर का यूज़ ना भी करोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा डेटा फैच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग 1000 या 1000 10,000 ऐसा कुछ डेटा फैच कर रहे हो, बहुत बड़ा डेटा है, तो उसके लिए अगर आप लोग जनरेटर का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। ओके, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक एक करके सारे नंबर्स आप लोगों को चाहिए होंगे, या जो भी डेटा है आप लोगों का वो आप लोगों को बार बार चाहिए होगा, और उसमें आप लोग लिस्ट को क्रिएट नहीं करोगे, ना ही आप लोग इटरेटर का यूज़ करोगे। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप सिंपली इस तरीके से जनरेटर्स को क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आप लोगों को किसी भी डेटा को फेच करना है तो। ओके, और नेक्स्ट का हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना होगा, इस बात का भी याद रखिएगा, चाहे आप इस तरीके से यूज़ करो या इस तरीके से, कोई इशू नहीं है उसमें, दोनों सेम ही है। ओके, अगर बाई चांस आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करने वाले हैं और हम लोग एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप लोग अभी तक हमारी जो सीरीज़ है या प्लेलिस्ट है उसे आप लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ फिलहाल। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।